Reading comprehension exercise number 4. Read the text and answer the following questions. Question number 1 है, why was the Qaid feeling honored while addressing the first constituent assembly? कायद आज़म क्यों इसको एजाज़ समझ रहे थे जबकि वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से खिताब कर रहे थे? आंसर है, कायद आज़म वॉज फीलिंग ऑनर्ड वाइल एड्रेसिंग इनॉग्रल सेशन ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बिकॉज इट वाज द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल असैरेशन इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ एशिया। आप इसलिए इसको एक ऑनर और एजाज़ समझ रहे थे कि ये साउथ एशिया की हिस्ट्री में एक बहुत अहम बात थी, एक बहुत अहम दावा था। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच इज़ द ग्रेटेस्ट कर्स अकॉर्डिंग टू द कायद आज़म? आंसर है, अकॉर्डिंग टू कायद आज़म द बिगेस्ट कर्स फ्रॉम विच इंडिया इज सफरिंग इज ब्राइबरी एंड करप्शन. He called it poison. He advised the nation to put that down with an iron hand and take adequate measures for the eradication of bribery and corruption from the country. सवाल के मानी समझ लीजिए। विच इज़ द ग्रेटेस्ट कर्स अकॉर्डिंग टू द कायद आज़म? कायद आज़म के मुताबिक सबसे बड़ी बुराई, सबसे बड़ी लानत क्या है? तो कायद आज़म के मुताबिक अकॉर्डिंग टू कायद आज़म द बिगेस्ट कर्स फ्रॉम विच इंडिया इज सफरिंग, सबसे बड़ी लानत, सबसे बड़ी बुराई जिससे कि इंडिया सफ़र कर रहा था, जिसमें इंडिया मुब्तला था, वह है ब्राइबरी, रिश्वतखोरी एंड करप्शन, बदउनवानी। ही कॉल इट पॉइजन, आपने इसको जहर कहा। ही एडवाइज द नेशन, उन्होंने नेशन को एडवाइस किया यानी कौम को नसीहत की, टू पुट दैट डाउन विद एन आयरन हैंड, कि इसका सख्ती से मुकाबला किया जाए या इसको सख्ती से ख़त्म किया जाए, कहते हैं ना सख्ती से निमटा जाए इसे। एंड टेक एडवोकेट मेजर्स फॉर द इरेडिकेशन ऑफ ब्राइबरी, और मुनासिब मेजर्स लिए जाएं यानी कि मुनासिब इकदाम किए जाएं ताकि इसको इरेडिकेट, जड़ से उखाड़ फेंका जाए ब्राइबरी को, रिश्वतखोरी को और करप्शन को, बदनवानी को फ्रॉम द कंट्री, मुल्क से। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वाज द कायज विजन अबाउट रिलीजियस फ्रीडम? कायद आज़म का नज़रिया क्या था रिलीजियस फ्रीडम के बारे में, मजहबी आज़ादी के बारे में? जवाब है, द कायद बिलीव्स इन द फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ एवरी इंडिविजुअल टू एक्सरसाइज हिज हर रिलीजन। कायद आज़म यकीन रखते थे बुनियादी आज़ादी पर, फंडामेंटल फ्रीडम, बुनियादी आज़ादी पर, ऑफ एवरी इंडिविजुअल, हर एक फ़र्द की, टू एक्सरसाइज हिज हर रिलीजन, कि वो अपनाए या उसके मुताबिक ज़िंदगी कर अपनी बसर करे अपने मज़हब के मुताबिक। He declared freedom to the believers of all religions living in Pakistan to exercise their religious rituals freely in their place of worship. आपने ये ऐलान किया, आज़ादी का ऐलान किया कि तमाम किसी भी मज़हब के मानने वाले अपनी ज़िंदगी को पाकिस्तान में अपने मजहबी जो जो उनका तरीक़ाकार है उसके मुताबिक गुजार सकते हैं, जिस भी वर्शिप में की जो जगह है उनकी इबादत की, वहाँ जा सकते हैं और अपनी इबादत को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अकॉर्डिंग टू द कायद आज़म व्हाट लेसन शुड वी लर्न? कायद आज़म के मुताबिक हमें कौन सा सबक हासिल करना चाहिए, क्या सबक सीखना चाहिए? आंसर है, वी शुड बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले। हमें नसीहत लेनी चाहिए, हमें रहनुमाई लेनी चाहिए है उसूलों से, जस्टिस के और फेयर प्ले के, यानी ईमानदारी के और सही रास्तबाजी के साथ काम करने के। वी शुड लर्न द लेसन फ्रॉम द पास्ट, नॉट टू रिपीट द पास्ट एंड गेट रिड ऑफ द इविल्स ऑफ पास्ट एज मेंशन बाय द कायद आज़म। वी शुड लर्न द लेसन, हमें सबक सीखना चाहिए फ्रॉम द पास्ट, माजी से, नॉट टू रिपीट द पास्ट, माजी को दोहराना नहीं है, एंड गेट रिड ऑफ द इविल्स, और उसकी बुराइयों से निजात हासिल करनी है पास्ट की, एज मेंशन बाय द कायद आज़म, जैसा कि कायद आज़म ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ फार द की आइडियाज ऑफ द कायद आज़म स्पीच आर एप्लीकेबल टू द प्रेजेंट सिनेरियो? कायद आज़म की तकरीर के जो की पॉइंट्स हैं, जो अहम नुकात हैं, वो कितना हम कहाँ तक हम अभी अप्लाई कर सकते हैं अभी आजकल के हालात हाज़िरा में? तो नंबर 1, नो गवर्नमेंट इन पाकिस्तान एवर सिंस पाकिस्तान हैज़ इमर्ज ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड हैज़ एवर ट्राइड टू रेडिकेट करप्शन, ब्राइबरी, नेपोटिज्म, जॉबरी, ब्लैक मार्केटिंग एंड इल विल फ्रॉम द कंट्री। सबसे पहली बात तो ये कि कोई भी गवर्नमेंट जब से पाकिस्तान बना है अब तक इस काबिल नहीं हुई है कि पाकिस्तान से ख़त्म कर सके करप्शन को, यानी बदनवानी को, ब्राइबरी को, रिश्वतखोरी को, नेपोटिज्म को, अकरबा परवरी को, जॉबरी को और जो ब्लैक मार्केटिंग को और इल विल को, यानी तमाम जितनी भी ये बुराइयां हैं, किसी भी चीज़ को ख़त्म नहीं कर पाए हैं। वी आर स्टिल लिविंग इन द सेम सिनेरियो एज इट वाज एट द टाइम ऑफ द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान।
पाकिस्तान के बनने के वक़्त जैसे हालात थे, अभी तक वही हालात हैं। जो बुराइयाँ थी, वो बुराइयाँ अभी भी चल रही हैं। जो अच्छाइयाँ थी, वो अच्छाइयाँ भी अभी तक चल रही हैं। देयरफॉर हिज़ आइडियाज़ आर स्टिल 100% एप्लीकेबल। लिहाज़ा जो कायद-ए-आज़म के आइडियाज़ थे कि बुराइयों को ख़त्म किया जाए और आगे बढ़ा जाए और अच्छे इक़दामात किए जाएँ, वो अभी भी एप्लीकेबल हैं। दो नॉट अप्लाइड येट इन द लीस्ट फॉर्म। और हत्ता कि अभी तक इनको अप्लाई नहीं किया गया है। कम से कम आखिरी दर्जे पर भी ये अप्लाई नहीं हुआ है। कोई भी ऐसी हमारे यहाँ बुराई नहीं है कि जिसको ये ख़त्म करने की कोशिश की गई हो और उसे ख़त्म कर दिया गया हो। सो दिस इज़ माय ओपिनियन। यानी जब आप जवाब लिखेंगे, तो आप लिखेंगे कि मेरी ओपिनियन है, ये मेरी ही राय है, क्योंकि आपकी राय पूछी गई है ना। आपसे पूछा गया है कि आपके ख़्याल में कायदे-आज़म की कही हुई बातें जो हैं वो कब कितनी हद तक हमें एप्लीकेबल हो सकती हैं, की गई हैं। तो ये आपकी अपनी राय है, जो कि आपने यहाँ बयान की है। नंबर 6, हाउ कैन वी मेक पाकिस्तान प्रॉस्परस इन द लाइट ऑफ द काइस विजन? हम किस तरह पाकिस्तान को कामयाब कर सकते हैं कायद अज़म के बयान की या उनकी इसकी रोशनी में? जवाब है, वी कैन मेक पाकिस्तान प्रॉस्परस बाय कंसंट्रेटिंग ऑन द वेल बीइंग ऑफ पीपल। हम पाकिस्तान को कामयाब कर सकते हैं, खुशहाल कर सकते हैं, तरक्की दिलवा सकते हैं। किस तरीके से? कि हम लोगों की फलाह बहबूद के बारे में सोचें, स्पेशली मासेस, खासकर आम आवाम की, एंड द पुअर और गरीब लोगों की। वी शुड वी शुड फॉरगेट द पास्ट। हमें माजी को भुला देना चाहिए। बरी द हैचेट एंड वर्क टुगेदर एज वन नेशन। और जो भी हमारी पास्ट की बुराइयां हैं उन सबको दफना देना चाहिए और एक साथ मिलकर एक अच्छी नेशन के मुताबिक काम करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, आई शेल बी ऑलवेज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले विदाउट एनी पॉलिटिकल लैंग्वेज प्रेजुडिस एंड इल विल। कोट अनकोट। ये इनवर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है, कायद आज़म की कही हुई लाइन है। एलॉबरेट दीज वर्ड्स। आपको आपसे कहा जा रहा है कि आप इसको मज़ीद वाज़ेह करें। जवाब है, कायद आज़म वॉज द मैन ऑफ वर्ड एंड प्रिंसिपल। कायद आज़म जो थे वो अपने बात पर कायम रहने वाले शख्स थे। मैन ऑफ वर्ड्स एंड प्रिंसिपल का मतलब होता है अपनी बात जो उसूल आपने कहे हैं, आप उस पर कायम रहें, उन पर अमल करें। ही वॉज ऑनेस्ट टू द कोर, देयरफॉर ही वॉज नेवर इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी पॉलिटिकल इल विल एंड प्रेजुडिस्ड। ही लेड द नेशन इन द स्ट्रगल ऑफ पाकिस्तान फेयर। कायद आज़म जो हैं वो बहुत ईमानदार आदमी थे। लिहाजा कभी भी वो किसी की बात से इन्फ्लुएंस नहीं हुए, असरअंदाज नहीं हुए और कभी उन्होंने कोई सियासी तौर पर कोई गलत काम नहीं किया, कोई गलत राय नहीं रखी, कोई गलत इरादा नहीं रखा और ना ही वो बायस है, प्रेजुडिस है, यानी कोई तासुब भी उनके अंदर नहीं था। लिहाजा उन्होंने जो आवाम थी, ही लेड द नेशन इन द स्ट्रगल ऑफ पाकिस्तान फेयरली। पाकिस्तान की जो जद्दोजहद थी उससे उन्होंने बहुत वाज़ेह तौर पर और सही तौर पर वहाँ से निकाला, उनको कामयाबी से हमकिनार किया। यानी आपने अपनी सियासत में कोई गलत काम नहीं किया। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज नंबर 5 है, आइडेंटिफाई द फैक्ट्स एंड ओपिनियन। यानी आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और उसमें आपसे ये पूछा गया है कि इसमें से बताइए कि फैक्ट्स क्या है और ओपिनियन क्या है। पहले तो ये बात समझ लीजिए कि फैक्ट्स क्या होती हैं और ओपिनियन क्या होती है। फैक्ट्स हकीकत होती है जो बदली नहीं जा सकती, जैसी है वैसी ही बयान की जा रही है। और ओपिनियन आपकी राय है। यानी अगर आप ये कहते हैं कि गुलाब का फूल लाल रंग का है, अगर वो लाल रंग वाला गुलाब आपके पास है, तो ये फैक्ट है कि वो लाल रंग का है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि इस गुलाब का लाल रंग अच्छा लग रहा है, तो ये आपकी राय है, ये आपको अच्छा लग रहा है। हो सकता है किसी और को गुलाबी गुलाब अच्छा लगे, काला गुलाब अच्छा लगे, सफ़ेद गुलाब अच्छा लगे। आप कहते हैं मुझे गुलाबी गुलाब अच्छा लगता है, तो ये आपकी ओपिनियन है। इसी तरह किसी भी चीज़ के बारे में जब आप अपनी राय देते हैं कि मुझे ये अच्छा लगता है या मुझे ये ख़राब लग रहा है या ये सही नहीं है, तो ये आपकी ओपिनियन होती है। लेकिन वो चीज़ हकीकत में कैसी है, उसके बारे में जब आप स्टेटमेंट देते हैं तो वो फैक्ट होता है। लाइक अब यहाँ पर देखिए ये नंबर 1 पर है, द कायद-ए-आज़म वाज़ प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब कायद-ए-आज़म पहली या कानून साज़ असेंबली के सदर थे। ज़ाहिर है ये राय नहीं है, ये फैक्ट है क्योंकि ऐसा ही था, हकीकत यही थी। लेकिन दूसरा सेंटेंस जो है, होप दैट विद योर सपोर्ट वी विल मेक दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज एन एग्जाम्पल। उम्मीद करते हूँ या उम्मीद करता हूँ कि आपकी मदद के साथ हम इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक मिसाल बना देंगे। जाहिर है कि ये राय है, हो सकता है ऐसा हो और हो सकता है ऐसा ना हो, तो ये ओपिनियन है। नंबर 3, द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट इज़ टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। गवर्नमेंट की पहली ड्यूटी क्या है कि वो अमन अमान को कायम रखे। हकीकत है, सही बात है, लिहाजा हमने इसको फैक्ट लिखा। ऑल काइंड्स ऑफ इनहेबिटेंट्स आर लिविंग इन द सब कॉन्टिनेंट। हर तरह के लोग पाकिस्तान में सब कॉन्टिनेंट में बड़े सगीर में रह रहे हैं। हकीकत है। नेपोटिज्म एंड जॉबर आर सोशल इविल। नेपोटिज्म और जॉबर जो हैं वो क्या है, वो हमारे सारी कोई खूबी तो नहीं है ना, अकरमा परवरी का होना या बदनवानी का होना, बुराइयों का होना, ये कोई खूबी तो नहीं है। ना ही ये राय है
कि नहीं मेरी राय में तो ये गलत है, किसी और की राय में ये सही हो सकते हैं। ऐसा नहीं है, हम सब इसको गलत ही समझते हैं, बुरा ही समझते हैं। तो लिहाजा ये फैक्ट है। द माइटी रेवोल्यूशन दैट हैज़ टेकन प्लेस इज़ अनप्रेसिडेंटेड, ये ओपिनियन है कि अगर आप ये कहें कि ये जो रेवोल्यूशन है इसकी कोई मिसाल नहीं है, तो हमें लगता है कि इसकी कोई मिसाल नहीं हो सकता है कि किसी और के और मिसाल हो जो उसको बराबर में लाकर खड़ा कर दे। ये थी आपकी एक्सरसाइजेस जो हमने की। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फ़रमाए, आपकी मदद फ़रमाए पढ़ने लिखने में और आपको पढ़ाई करना आसान कर दे आपके लिए। इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको मज़ीद पढ़ना है, आगे के लेसन्स देखने हैं, और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।